तो भाई बच्चों, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की बात कर ली थी ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, काफी सारी चीजें अपन लोगों ने डिस्कस करी थी देखो लास्ट क्लास में। तो हम लोग टाइप्स ऑफ हीट्स पढ़ रहे थे, हम फॉर्मेशन पहले पढ़ चुके थे, फिर कंबशन हम पढ़ रहे थे, हमने कुछ और क्वेश्चंस इनके ऊपर करे थे। फिर आफ्टर कंबशन हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे बात शुरू करी थी। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि भाई क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में वो हमेशा लगभग एक ही वैल्यू आती है, फिक्स्ड 13.7 के आसपास। और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था और एक दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था, है ना। यही क्वेश्चन होमवर्क दिया था भाई, और बोला था थोड़ा बॉन्ड एनर्जीज वगैरह को प्री रीड करके आना। ठीक है, तो चलो अपन इसके डिस्कशन से आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है? 4 मिलीमोल CH3COH को 4 मिलीमोल NaOH से रिएक्ट करा दिया, और आयनाइजेशन की एनर्जी 1 किलो कैलोरीज पर मोल है, और न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का -13.6 किलो कैलोरीज पर मोल है। तो कितनी एनर्जी आएगी? वेदिका, -0.5 किलो कैलोरीज। शायद डेसिमल की एक प्लेस की मिस्टेक लग रही है मेरे को। देखते हैं, चलो। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर भाई? आई वांट आंसर्स। अरे रे, करना चाहिए ना। मतलब दिया ही इसलिए सवाल था कि थोड़ा मेहनत करके आओगे तो मजा आएगा। चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। गलत बात है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने कम लोगों के आंसर्स मिलेंगे। आई वांटेड आंसर्स फ्रॉम मोर पीपल। दिस इज नॉट गुड। चलो देखते हैं, करते हैं भाई। जनता हमारी टेस्ट के चक्कर में आलसी हो गई। देखो इधर, सब ध्यान से देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ओके, तो हमको क्या बोला है देखना ध्यान से। 4 मिलीमोल CH3COH है, और 4 मिलीमोल NaOH है। सॉरी। तो बच्चों, अगर 1 मिलीमोल, सॉरी 1 मोल CH3COH ले लेता हूं मैं, और 1 मोल NaOH ले लेता हूं, उसके लिए मैं एक बार एक काम करता हूँ, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो डेटा है ये वैसे तो पर मोल के लिए है। तो आपको समझाने के लिए मैं 1 मोल निकाल रहा हूँ, वरना तो अपन क्या करते, सुनो जरा। आपको बताया था कि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.6, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। ये बताया था, याद है आप सबको? ये लास्ट क्लास में सिखाया था। अब देखो यहाँ पर आपके पास बेस जो है वो वीक है क्या? बेस अपना वीक है क्या? नहीं है। तो ये वीक बेस वाला पॉइंट तो हटा दो, ये तो है ही नहीं। अच्छा, जब एसिड वीक है या नहीं है ये बताओ पहले। है, तो इसका डेल्टा एच आयनाइजेशन रखेंगे। और जब अपना एसिड भी वीक नहीं होता था तो इसको भी हटा देते थे, तो अपना डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्ट इतना आ जाता, 13.6 या 13.7 जो भी होता था। बट अब यहाँ पर क्या है कि अपना एसिड वीक है, तो इसका डेल्टा एच आयनाइजेशन अपने को रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। तो इसको रखने के बाद अपने को क्या मिल रहा है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन किस किस के लिए? अपना केस CH3COH प्लस NaOH इज इक्वल टू -13.6 +1, और दोनों की सेम यूनिट थी किलो कैलोरीज पर मोल। तो यह आ जाएगा -12.6 किलो कैलोरीज पर मोल, या -12.60, पॉइंट हटा देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12,600 कैलोरीज पर मोल। यही वैल्यू आएगी, देख लो सब। अब ये कितने पर आ रही है? पर मोल की वैल्यू है ये, है ना। दिस इज वैल्यू फॉर 1 मोल। तो फॉर 1 मोल
CH3COOH plus 1 mole NaOH, delta H is equals to minus 12,600 कैलोरीज। हमको किसके लिए चाहिए, कितने मिलीमोल के लिए? 4 मिलीमोल्स के लिए, दैट इज 4 × 10⁻³ moles of CH3COH एंड NaOH, है ना, इन दोनों के लिए। तो डेल्टा एच आपका क्या आएगा? 4 × 10⁻³ इंटू -12600 कैलोरीज आ जाएगा, यही आएगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो दिस बिकम्स 4 इंटू, ये 1000 से डिवाइड कर दोगे तो -12.6 कैलोरीज। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है, माइनस हाउ मच? माइनस 50.4 कैलोरीज, वेरी गुड, 50.4 कैलोरीज, ये आपका आंसर इस केस के लिए आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है ना। बस आपको क्या करना होगा कि जब वीक एसिड होता है तो उसका जो डेल्टा एच आयनाइजेशन है उसको इंक्लूड करना रहेगा, बस इतनी सी बात है। इतना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। तो हमने एक क्वेश्चन किया था नॉर्मल एसिड बेस के ऊपर, उसमें एक वीक एसिड ले लिया था, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया था। एक और क्वेश्चन हमने कर लिया इसके ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पर एक क्वेश्चन और करते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। लिखा यहाँ तक सबने? ओके, लिख लो जल्दी लिख लो बेटा। काफी बच्चों ने लिख लिया, एक दो लोगों का रह गया है, तो वो लोग भी लिख लो जल्दी से, फिर अपने अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। डन? जिनका बचा था उनका भी हो गया लिखना? ओके, चलो बच्चों, तो अगला सवाल लिखो। ये सिंपल है, इसमें सबके आंसर्स चाहिए मेरे को, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। लिखो, इफ H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग यू H2O, if H plus plus OH minus aqueous giving you H2O liquid plus 13.7 kilocalories is the given reaction, is the given reaction, then the amount of heat released, then the amount of heat released on complete neutralization of complete neutralization of 1 mole of H2SO4 with a strong base will be, your options are A 3.425 kilocalories, B 6.85 kilocalories, C 13.7 kilocalories, या फिर D 27.4 किलो कैलोरीज। बताओ भाई क्या आएगा आंसर?
फेयरली सिंपल। तो प्रेषा, आदित्य, हिमांशी और सुजल तीनों का आंसर सेम है, मगर गलत है। वेदिका सही है बेटा, तुम्हारा आंसर सही है। सुजल तुम्हारा भी गलत है। श्रेया सही है। भाई ये रिएक्शन क्या बता रही है तुमको कि 1 मोल H+ और 1 मोल OH- रिएक्ट करते हैं तो 13.7 किलो कैलोरीज हीट निकलती है, यही बता रही है ना। तो अभी तुमको क्या बोला है, 1 मोल H2SO4, तो H+ कितने मोल हो गया? 1 मोल H2SO4 है, तो H+ कितने मोल होगा बच्चों? 2 मोल होगा। If H2SO4 is 1 mole, that means that H+ is 2 moles. तो अगर H+ 2 मोल बन रहा है, मतलब तो H+ 2 मोल न्यूट्रलाइज करना है, सही है राम, सही है आंसर बेटा। तो 2 मोल H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल OH- चाहिए। अब ये दोनों आ गए, तो अब इन दोनों के हिसाब से क्या आंसर आएगा? 2 मोल H+, 2 मोल OH- के लिए आंसर डबल हो जाएगा, 27.4। इसका आंसर विल बी 27.4, बिकॉज 1 मोल H2SO4 जो है, ये आपको देगा 2 मोल H+ एंड 2 मोल OH-। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको चाहिए 13.7 into 2, which gives you 27.4 किलो कैलोरीज। ठीक है ना? हाँ, तो ये भी आसान, बस आपको सही से समझना है, इसको मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो भाई हम लोगों ने लिख लिया, सब लोगों ने लिखा? ओके, तो हम लोगों ने एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस में थर्ड पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो फोर्थ लिखो बच्चों, एंथैल्पी या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, किसी भी नाम से लिख सकते हो आप। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, फोर्थ। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ओके, तो उसमें लिखो, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन पता है आप लोगों को, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम की कुछ चीजें आई होंगी, है ना? तो उनसे रिलेटेड ये टर्म होता है हाइड्रोजिनेशन। जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजिनेट कर देते हैं टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। राइट, बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखो बच्चों, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ लिख लो, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है काफी। व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हेन 1 मोल of an unsaturated hydrocarbon reacts with required moles of hydrogen, reacts with required moles of hydrogen to become saturated, become saturated, comma, the enthalpy change involved is known as the enthalpy change
involved is known as enthalpy of hydrogenation. Is known as enthalpy of hydrogenation. Full stop. इसके एग्जाम्पल की जगह अपन लोग क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उससे समझेंगे कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कैसे लिखी जा सकती है। तो उसमें लिखो at 1 atm and 25 degree Celsius, at 1 atm and 25 degree Celsius, which of the following reactions, which of the following reactions represent enthalpy of hydrogenation? Represent enthalpy of hydrogenation. प्रेशर बेटा, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन नहीं कहलाता। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसीलिए है ना। तो अपन ने यहाँ इसलिए हाइड्रोकार्बन्स लिखा है। लिखो ए साइक्लोहेक्सीन है प्लस H2, गिविंग यू साइक्लोहेक्सेन। बी HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, गिविंग यू CH2 डबल बॉन्ड CH2। C हाँ प्रेशा बेटा, तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा कि उसको जैसे H2 एडिशन हो रहा है, वैसे तो एक्चुअली एडिशन नहीं होता, रिएक्शन होता है वो जनरली। बट अगर कहीं H2 ऐड होता दिख रहा होगा तो उसको रिडक्शन कह सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको रिडक्शन कह सकते हैं। तो ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रही है? इनमें से कौन सी रिएक्शन का डेल्टा एच आप लिखो तो वो उस रिएक्शन को अपन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कह सकते हैं। सही है प्रेशा। और बाकी लोग? हिमांशी सही है बेटा। और ठीक है, कुमोद गिरजा एक सही है आपका ऑप्शन, लेकिन और भी ऑप्शन हो सकते हैं। आदित्य गड़बड़ है बेटा। बता, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस। सुजल ठीक है, श्रेया सही है, चयन एक गड़बड़ है, कौस्तुभ सही है, गिरजा ठीक है, और भी कुछ लोगों के आंसर आए थे। सारा बेटा एक ऑप्शन गलत है आपका, चयन एक गलत है आपका ऑप्शन, वेदिका सही है, सारा गड़बड़ है, एक ऑप्शन गड़बड़ है। अच्छा चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा कि नहीं देगा ये बताओ। हाँ या ना? देगा, है ना। आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड है, उसको एक मोल H2 से रिएक्ट करा दिया तो उसने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे दिया, तो ये दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इथाइन था, उसको आपने इथीन पे कन्वर्ट किया है, तो क्या ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया क्या बच्चों? इज दिस सैचुरेटेड प्रोडक्ट? नहीं है। कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट सैचुरेटेड बनना चाहिए, उसके लिए जितने भी H2 चाहिए हो वो आप ऐड कर दो, तो ये नहीं है, दिस इज नॉट राइट। अच्छा, सी में आपके पास अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट सैचुरेटेड है कि नहीं है? है। तो एक मोल अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट से एक मोल अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट
1 मोल सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गया। क्या ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये अभी भी डबल बॉन्ड इसके पास है, ये ईन है, इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल। तो ये भी नहीं देगा बच्चों। तो आपका आंसर ए और सी करेक्ट आता है। सही है? आता है। चलो, तो अपन अब एक क्वेश्चन क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेट करते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। लिखवाया था, याद कर लो जरा, देखो आपके नोट्स में थोड़ा आप ऊपर जाके देखोगे तो आपको ये लिखा मिल जाएगा। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इसके इसको अपन थोड़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेट करके सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। लिखो बच्चों सवाल एक और, फिर अपन अगली हेडिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ the enthalpy of combustion of साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ANE है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हेक्सेन कॉमा साइक्लोहेक्सीन एंड H2। तो पहला एन था, दूसरा इन है, और एंड H2 आर माइनस 3900 कॉमा माइनस 3800 एंड माइनस 241 किलो जूल per mole respectively. To stop, the heat of hydrogenation the heat of hydrogenation of cyclohexene will be, your options are A minus 121 kilojoule per mole, B 121 kilojoule per mole, C minus 101 kilojoule per mole, या फिर D माइनस 141 किलो जूल पर मोल। ठीक है सुजल, काफी जल्दी कर लिया तुमने, सवाल नहीं लिखा ना, लिखो जल्दी से सवाल पूरा। करो करो बच्चों, बाकी लोग भी करो। पॉइंट इज कि आपको इसकी रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, किसकी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन की। अगर इसकी रिएक्शन लिख लोगे ना आप, तो काफी काम हो जाएगा आपका। इसकी रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है चयन, सही है। गौरी बेटा ठीक है। इन द मीन टाइम मैं सॉल्यूशन भी लिखता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन के लिए मुझे रिएक्शन एक चाहिए। तो रिएक्शन क्या होगी कि आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, तो आपने हाइड्रोजनेट कराया, हाइड्रोजनेट कराने के बाद साइक्लोहेक्सेन बनाया, ये आपकी रिएक्शन है। इसका डेल्टा एच रिएक्शन आपको चाहिए था, ये हो जाएगा डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में क्या है, H2 है, प्लस डेल्टा एच कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन
इन है, माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है आपके पास? साइक्लो हेक्सेन। ऐसे ही आएगा। यही किया क्या बच्चों? ये बात समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इससे आपको रिएक्शन लिखनी थी। और आपको ये याद आना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसको कर लेते हैं। देयरफॉर डेल्टा एच रिएक्शन इज H2 का कितना है? -241। साइक्लोहेक्सीन का कितना है? -3800। और माइनस ऑफ -3900। तो ये कितना आ रहा है? 241 और 3800 टोटल कितना आता है? नेगेटिव में -4। बताओ जल्दी बताओ। 4041। वेरी गुड। 4041। ये माइनस माइनस प्लस 3900। सब कुछ जू किलो जूल पर मोल में दिया हुआ था। कितना आंसर आ गया बच्चों? डेल्टा एच रिएक्शन कितना आया? -141 किलो जूल्स पर मोल। ये आंसर आएगा। काफी लोगों का आ गया था आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो ठीक है बच्चों, इसको लिख लो जिन लोगों का आंसर नहीं आया था। बट आई गेस दिस शुड बी क्लियर टू ऑल, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं तो तुम लोग देख रहे होगे कि अब क्या हो रहा है कि चीजें जो हमने पहले से पढ़ी हुई थी वही वैसी चीजें रिपीट होती रहती है। बस डेफिनेशन वाली बात रह जाती है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि भाई जो डेफिनेशन है उसकी रिएक्शन का मतलब कैसे लिखेंगे उसकी रिएक्शन। अगर उतना आता है तो बाकी प्रोसेस तो लगभग सिमिलर ही रहता है। ऐसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। चलो, लिखा सबने यहाँ तक? ठीक है भाई। तो चलो इसके आगे अपन बॉन्ड एंथैल्पीज की बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पीज थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उससे, उसमें मतलब कुछ नया आ जाएगा। एक सेकेंड ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बॉन्ड एंथैल्पीज। फोर्थ अपने लिख लिया, तो फिफ्थ लिखो, बॉन्ड एंथैल्पीज इन ब्रैकेट। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जनरली एप्सिलॉन थोड़ा और इजी बनाया करूंगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है उसका एप्सिलॉन का। कॉम्प्लेक्स मतलब नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं आगे चल के इसको एप्सिलॉन ऐसे बना दिया करूंगा। ठीक है? आगे कंफ्यूज मत होना कि सर ये ई क्या है, वो एप्सिलॉन होगा। ठीक है? उस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए। बॉन्ड एंथैल्पीज लिखो बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। इट इज defined as the heat required to break a particular type of bond in a gaseous compound in a gaseous compound to either into gaseous atoms
either into gaseous atoms or into free radicals. तो एक मोल एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ना इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लो आपके पास CH4 गैसियस है और इससे आपने C गैसियस प्लस 4H गैसियस बनाया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, दैट विल बी इक्वल टू, पहले आप यहां तक लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। मैं जब तक आप सब लिखना बंद नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं समझा रहा, क्योंकि थोड़ी समझने वाली बात है। और एक बार समझ में आ गई तो उसको करना बहुत आसान है, मतलब बहुत लॉजिकल सी बात हो जाएगी। है 1 मोल नेसेसरी है बेटा प्रेशर, मैं बताता हूँ आपको। बट वो इसमें क्या है कि कंपाउंड रिएक्शन लिखते वक्त, क्योंकि इसका क्या होगा, किसी रिएक्शन में डेल्टा एच नहीं आएगा, है ना, इसलिए मैंने डेफिनेशन में 1 मोल नहीं लिखवाया। मैं भी वही समझा रहा हूँ आपको कि इसको कैसे समझना कैसे है ना। इसकी रिएक्शन में रिएक्टेंट को 1 मोल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी की रिएक्शन में जरूरी भी नहीं है। बट उस रिएक्शन में डेल्टा एच में बॉन्ड एनर्जीज रिलेट कैसे करेंगे, ये हम समझ लेते हैं, और इस तरीके से ही क्वेश्चन भी आएंगे। लिखा सबने यहां तक? चलो देखो इधर ध्यान से देखो, गिरजा बेटा जल्दी कर लो। क्या होगा कि इस रिएक्शन का कुछ डेल्टा एच होगा, है ना। हम ये समझना चाह रहे हैं कि किसी रिएक्शन का डेल्टा एच और कुछ बॉन्ड एनर्जीज में रिलेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, जब आपने CH4 को तोड़ के C गैसेस और 4H गैसेस बनाया, तो आपने क्या किया, CH4 के सारे बॉन्ड को तोड़ दिया, सारे एटम अलग 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 कर दिए, है ना। इसको अपन डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस रिएक्शन में आपने एक्चुअली क्या किया कि CH, H और H के सारे बॉन्डों को तोड़कर हर हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही किया आपने, है ना। अभी गिवन नहीं है सुजल बेटा एनर्जी, है ना, वो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको ये कह रहा था कि आपको क्या करना है, आपको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड से रिलेट करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा एच और CH की जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, 1 मोल CH बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH है। तो आपको क्या लगता है कि इस रिएक्शन के डेल्टा एच और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH में क्या रिलेशन होगा। मैं थोड़ा हिंट देता हूं आपको, सुनना जरा। मान लो, मान लो बात सुनो। मान लो एक CH बॉन्ड, 1 मोल CH बॉन्ड तोड़ने में X एनर्जी लगती है, X किलो जूल पर मोल लगती है। तो इस पूरे रिएक्शन में कितने बॉन्ड तोड़े आपने, 4। तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, देनी पड़ी होगी ना। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने इस रिएक्शन में 4 CH बॉन्ड तोड़े हैं। तो 1 मोल अगर CH4 ले लें तो 4 मोल CH बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। थोड़ी बात क्लियर हुई? अभी और समझाऊंगा मैं और भी एग्जाम्पल से, बट बात थोड़ी समझ में है कि डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन कैसे आएगा। बिल्कुल, चलो। तो ये आएगा 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड्स की ना। आयनिक बॉन्ड्स की क्या होता है, आयनिक बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड नहीं होता, वो फिर लैटिस एनर्जी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी होगी। अच्छा, ये पहला एग्जांपल है, अभी और भी बात करते हैं अपन। वो डिपेंड, आप देखो आपको बॉन्ड एनर्जी दी होगी या फाइंड करनी होगी, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपसे वो डेल्टा एच पूछना चाह रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी पूछना चाह रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक देंगे तो दूसरा बता दोगे आप,
है ना, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, चिंता मत करो, है ना, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले अपन समझ लें डेल्टा एच को बॉन्ड एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। यहां तक लिखा? चलो और आगे बढ़ते हैं ना, और देखो, और एग्जांपल्स में रिलेट करते हैं अपन बॉन्ड एनर्जी को डेल्टा एच से। सेकंड देखो, H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HCl गैसियस, है ना। इस रिएक्शन का डेल्टा एच मान लो आपको पता करना है, इसका डेल्टा एच जो है वो मान लो पता करना है, या उसको बॉन्ड एनर्जीज के टर्म में लिखना है। तो इस बार मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपन विजुअलाइज करना सीखेंगे, जिससे अपने को ब्रेक करके लिखना ना पड़े, है ना। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि H2 यानी H सिंगल बॉन्ड H और Cl सिंगल बॉन्ड Cl ने रिएक्ट करके H सिंगल बॉन्ड Cl और H सिंगल बॉन्ड Cl बना लिया। यही हुआ ना प्रोसेस में? यही हुआ? कोई तो हाँ ना बोल दो। बस एक प्रेशा का जवाब आया है। हाँ अब ठीक है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि ये प्रोसेस करने में आपने कौन कौन से बॉन्ड तोड़े हैं? एक एच का और एक Cl का। तो बॉन्ड एनर्जी एच की लगी होगी और बॉन्ड एनर्जी Cl की देनी पड़ी होगी, है ना। और कौन कौन से बॉन्ड बनाए हैं? HCl का कितने बनाए हैं? दो। तो यहाँ पर रिलीज जो हुई होगी वो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl रिलीज हुई होगी। मैं इसको और थोड़ा एलेबोरेट वे में भी लिख के समझा दूंगा, बट लॉजिकली कैसे सोचना है समझ में आ रही है बात। मैं लिखूंगा इसको और एलेबोरेट वे में, बट ये बात समझ में आ रही है कि रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटे, प्रोडक्ट में बॉन्ड बने। अब इन एनर्जीज की मदद से हम ओवरऑल डेल्टा एच भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली। तो डायरेक्ट अभी नहीं लिखेंगे, आगे कुछ सवाल करने के बाद लिखना सीखेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं उससे डेल्टा एच निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, अभी फॉर फर्स्ट टाइम आप करो कि सर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2H बना लेते हैं, 2Cl बना लेते हैं, और यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करके ट्वाइस ऑफ HCl बनाएंगे। तो H2 तोड़ोगे तो यहाँ डेल्टा H1, बॉन्ड तोड़ने में बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। सुनते चलो भी, आप सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, दे रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 के बराबर उतनी देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ डेल्टा H2, यहाँ भी बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। यहाँ जो है ये जो आपके 2H और 2Cl जुड़ेंगे, यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? बॉन्ड बन रहा है, रिलीज होगी ना, बॉन्ड बनते में एनर्जी रिलीज होती है। तो डेल्टा H3 जो है वो उसको आप नेगेटिव ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl लिखोगे। ये समझ आता है? 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl रिलीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव में है। डेल्टा H नेगेटिव होता है जब एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके आगे तो हेसेस लॉ आ जाएगा बच्चों के, एक स्टेप में रिएक्शन कराओ या 4 स्टेप में रिएक्शन कराओ, डेल्टा एच दोनों जगह से टोटल इक्वल आएगा। तो हम लिख देते हैं देयर फोर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, which gives us कि डेल्टा H is equal to bond energy of H2 plus bond energy of Cl2 minus 2 into bond energy of HCl। तो अभी तो हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक कर करके लिखेंगे, बट आगे चल के हमको 2 4 सवाल भी कर लेंगे तो हमको ये क्लियरली दिखने लगता है कि ये तोड़ रहे हैं तो देनी पड़ेगी, ये तोड़ रहे हैं देनी पड़ेगी, ये बन रहा है तो निकलेगी। ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, अब वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये वैल्यूज क्या है। तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, है ना। वो भी अपन क्वेश्चन करते हैं अभी। ये लिख लो। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन दे देता हूँ भले ही।
लिख लिया? सबने लिख लिया यहाँ तक? चलो तो मैं एक काम करता हूँ, आपसे यहाँ डेटा दे के ही पूछ लेता हूँ इसी क्वेश्चन में ना। इसके नीचे लिखो, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 if bond energy of H2 is 430 kilojoule per mole, comma, bond energy of Cl2 is 242 kilojoule per mole, and delta H for this reaction is minus 182 kilojoule per mole. सॉरी, पर मोल, डेल्टा एच में मत लिखना क्योंकि वो तो रिएक्शन के लिए है। देन फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। ये बता दो कितनी आएगी? हिमांशी 1054? नहीं बेटा, इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 54 चयन नहीं बेटा, फॉर्मूला बना दिया अब तो आपको बस फॉर्मूला वैल्यू रखनी है। इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए थी वैल्यू यार। -182 इज इक्वल टू 430 प्लस 242। कलर चेंज कर लेते हैं अपन सॉल्यूशन के लिए। तो सिंस सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। देयरफॉर डेल्टा एच की वैल्यू -182 इज इक्वल टू H2 की एनर्जी 430, Cl2 की एनर्जी 242 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये पता करना है। तो bond energy of HCl is equals to 430 plus 242 plus 182 by 2। कितना आता है भाई ये? 527, 427। 527 तो नहीं आएगा, 427 आ जाएगा। 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपसे डेल्टा एच भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में अगर ये पहले दे देते तो आपसे डेल्टा एच पूछ सकते थे, वो -182 आ जाता। अभी आपको डेल्टा एच दे दिया है और बॉन्ड एनर्जी पूछ ली है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, कि कभी डेल्टा एच दे देंगे या कभी बॉन्ड एनर्जी दे देंगे। ठीक बात है कि नहीं है क्लास, है ना? एक क्वेश्चन और कर लें अपन बॉन्ड एनर्जीज पे, है ना? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें तो मैंने काफी हिंट भी दे दी थी आपको। चलो, लिख लिया सबने, नोट कर लिया आंसर तक? तुम अगला सवाल करें। गुड, वेरी गुड। लिखो बच्चों सवाल। क्वेश्चन लिखो। Calculate enthalpy for the reaction. Calculate enthalpy for the reaction. आपको रिएक्शन दे रखी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 gaseous plus H2 gaseous giving you CH3 single bond CH3 gaseous। if, और इसके साथ आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज 99 किलो कैलोरीज पर मोल, कॉमा
bond energy of C double bond C is equal to 147 kilocalories per mole, comma, bond energy of C single bond C is equals to 83 kilocalories per mole, and bond energies of H single bond H is equal to 104 kilocalories per mole. तो ये अपने को बताना है। नहीं आदित्य, 200 किलो जूल पर मोल नहीं आएगा बेटा। किलो जूल में तो फिर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैलोरीज में अपने पास आंसर है, मतलब डेटा तो कैलोरीज में है, और कैलोरीज में भी 200 नहीं आएगा। बस सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा बच्चों सवाल? मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे आंसर्स पूछूंगा। लिख लिया क्या? वेदिका का रिप्लाई आया है और चयन का है बस। आंसर्स तो नहीं है सही। कुमुदिमांशी ठीक है, सही है। चलो देखो, अभी पहले थोड़ी बातें डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, मतलब बेसिकली तरीका सेम ही है। उसमें बस ये है कि कुछ बॉन्ड को आप नहीं भी तोड़ो तो भी आपका काम हो जाएगा, कि वो बॉन्ड वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो सुनो इस बात को जरा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, एच, एच, एच एंड एच, प्लस एच सिंगल बॉन्ड एच, गिविंग यू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस टाइप का आपका रिएक्शन है ना भाई? ऐसी रिएक्शन है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि आप ये सारे बॉन्ड तोड़ दो और सारे बॉन्ड बना दो फिर वापस से। कर सकते हैं। तोड़ते में पॉजिटिव लेंगे एनर्जी को, और बनाते वक्त नेगेटिव लेंगे, है ना? एक ये प्रोसेस है। इस तरीके से कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपको, मैं ये वाला तरीका तो आप कर ही सकते हो, इसको करके देख लेना। मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं थोड़ा जो जल्दी हो सकता तरीका वो पहले बता दूं। वो बता दूं बच्चों? तो अब देखो जरा ध्यान से, आप कैसे अपना थोड़ा टाइम कैलकुलेशन का बचा सकते हो। देखो, जब आप इस कंपाउंड के रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट को देखते हो, प्रोडक्ट को देखते हो, तो आपको ये दिख रहा है कि ये सी एच, एच, एच और एच, ये चार बॉन्ड पहले और बाद में वैसे ही हैं। दिख रहे हैं? तो अपन क्या करते हैं, जो बॉन्ड तोड़ने हैं सिर्फ उनकी जगह जो नए बॉन्ड बनाने हैं उनको तोड़ देते हैं। जो बॉन्ड वैसे के वैसे उनको सेम रखते हैं। बात समझ आ रही है क्या? है ना? तो ये जो रेड रेड भी मार्क कर रखा है, ये बॉन्ड पहले और बाद में सेम है। तो इनको ना तोड़ते हैं ना बनाते हैं। अपन तो बाकी बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, तो मैं इनको कलर चेंज कर देता हूँ। ये डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं अपन, है ना? और इसकी जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही होगा। तो जब डेल्टा एच रिएक्शन लिखोगे, तो पॉजिटिव में क्या आएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, तोड़ना पड़ेगा एक बॉन्ड। देखते चल रहे हैं सब लोग, और लिख लेना, बाद में टाइम दे दूंगा, लेकिन तुम पहले समझ समझ के हाँ ना बोलते चलो। एक सी डबल बॉन्ड सी तोड़ना है तो प्लस वन बॉन्ड एनर्जी सी थी। एक एच एच बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड एनर्जी एच सिंगल बॉन्ड एच। बनाने क्या क्या बॉन्ड है? कौन कौन से बॉन्ड बनाने हैं? सी एच के दो। तो बनने तो नेगेटिव लिख दें।
तो माइनस का 2 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, तो सी एच के 2 माइनस और एक बॉन्ड सी सी, तो वो भी माइनस कर दें, बनना है तो -1 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। अब बस डेटा रख दो, डेटा रख के आंसर निकाल दो, काफी आसानी से आ जाएगा आंसर। हाँ हिमांशी सही है बेटा, तो तुमको डेल्टा एच मिल जाएगा रिएक्शन का। करो करो बच्चों। हाँ तो डायरेक्ट नहीं पुट करना फॉर्मूले में वैल्यू बेटा, है ना, ये अपने को सोच समझ के लिखना है कि कितने बॉन्ड तोड़ने कितने बनाने हैं। बाकी क्या होता, आप ये 4 तोड़ भी देते ना, और यहाँ तोड़ते 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, और इधर माइनस में और 4 बना देते 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, तो ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं अपने आप में, ये जो 4 वाइट कलर के है ना वो, तो इसलिए अपन ने उनको हटा दिया कि ये तो इधर भी और इधर भी सेम ही है। तो वैल्यू पुट इन करो बच्चों, पुट इन द वैल्यूज। डबल बॉन्ड सी इज 147 plus H is 104 minus 2 × CH is 99 और minus C single bond C is 83. So you have 1 5 251 minus 198 minus 83, तो ये डेल्टा H जो है आपके पास कितना आ जाएगा, -30 किलो कैलोरीज, यही वैल्यू आएगी बच्चों। पर मोल नहीं लिखेंगे इसको अपन, क्योंकि अपन ने यहाँ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा एच -30 किलो कैलोरीज। ठीक, दिस विल बी योर आंसर। लास्ट हेडिंग जो अपने को लिखनी है, लिख लिया तुमने, मैं स्क्रॉल कर दूं। इस रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी क्या बच्चों, अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो? नेट हीट का क्या होगा? इनिशियली हो सकता है देनी पड़े, बट नेट हीट क्या होगी? रिलीज होगी ना, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है तो हीट रिलीज होगी नेट में, नेट नेट हीट विल बी रिलीज्ड। ओके, लास्ट हेडिंग, तो ये हमारी फोर्थ हेडिंग थी, नहीं फिफ्थ थी, बॉन्ड एंथैल्पीज। लास्ट हेडिंग सिक्स्थ इज रेजोनेंस एनर्जी। सिक्स्थ इज रेजोनेंस एनर्जी। तो उसमें लिखो, resonance energy is defined as extra stabilization in a compound. Resonance energy is defined as extra stabilization in a compound. Full stop. It is always negative. Resonance energy is defined as extra stabilization in a compound. Full stop. It is always negative. It is always negative, comma.
This is due to the reason this is due to the reason that resonance increases stability, resonance increases stability by decreasing the energy level of the compound of the compound. To stop, to stop. Next line में resonance energy is also defined as the energy difference. Resonance energy is also defined as the energy difference between resonance hybrid between resonance hybrid and the most stable canonical form. And the most stable canonical form. हाँ, तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसको अपन थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस उसका मतलब क्या है ना? यहाँ तक लिख लो। लिखा सबने? ओके, चलो अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बेंजीन का एग्जांपल अगर हम ले लें तो बेंजीन का एक कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप से बनता है। दिस इज योर वन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन, राइट? 3 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से आपका एक कैनोनिकल फॉर्म बनता है। और ये रेजोनेंस में होता है दूसरे कैनोनिकल फॉर्म के साथ जिसमें ये डबल बॉन्ड्स थोड़े से शिफ्टेड होंगे, तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ हो जाएंगे, राइट? दीज आर कैनोनिकल फॉर्म्स। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं अपन बेंजीन का बच्चों, वो ऐसा बनाते हैं, याद है? मतलब याद क्या है, आप लोगों ने बनाया ही होगा। ऐसा आप बना देते हो, रे बेंजीन को एक सर्कल से दिखा देते हो। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये आई एक्सिस पे आपके पास एनर्जी है। इन दोनों लेवल ऑफ एनर्जीज के बीच का जो डिफरेंस है, ये रेजोनेंस एनर्जी की इक्वल होगा। डिफरेंस इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस हाइब्रिड इज एट लोअर एनर्जी, कैनोनिकल फॉर्म इज एट हायर एनर्जी। So this is at lower energy and this is at higher energy. तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइब्रिड या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस
एनर्जी ऑफ नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल लिख सकते हो। ये तो अपना मैथमेटिकल बात हुई। अभी ये मतलब भी समझा देता हूँ, ये कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड का थोड़ा मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक लिख लो। यहाँ तक लिखा हो जाए तो मुझे बता देना कि सर लिख लिया। लिख लिया सबने? वेदिका लिख लो बेटा। हाँ लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ। आराम से लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि सबका मतलब क्या है। ओके, डन। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपका जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसको अपन एक्स वाई प्लेन में मान लेते हैं। और इसके पी ऑर्बिटल्स को अपन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स ड्रॉ दी पी ऑर्बिटल्स। कार्बन के पी ऑर्बिटल्स हैं ये। तो जैसे डबल बॉन्ड बन रहा है तो इनके बीच में बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड, ऐसे हो गया है ना। तो ये बेंजीन के एक, दो और तीन डबल बॉन्ड हो गए। समझ में आ रहा है सबको? अब जब अपन रेजोनेंस कराते हैं, है ना, रेजोनेंस कराते हैं तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अपन क्या कर देते हैं कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये यहाँ यहाँ और यहाँ भी बन सकते हैं, कहते हैं अपन। इसका मतलब ये इनके बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, तो ये येलो कलर से जो ओरिजिनल थे और ये हाईलाइटेड रेड से बाद में जो शिफ्ट होने के बाद बनेंगे, ये दो टाइप से, दो जगह अलग अलग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड बन सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये तो क्या होता है, ये हमारे दो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं जब हम कहते हैं कि भाई या तो यहाँ डबल बॉन्ड है या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। पेपर पे बनाते वक्त हम ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं, बट इन रियलिटी क्या होता है? इन रियलिटी ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सिर्फ यहीं घूम रहे हैं या सिर्फ यहीं घूम रहे हैं और यहीं घूम रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि या तो सिर्फ यहाँ घूमेगा या फिर ये सिर्फ यहाँ घूमेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कह रहा है? रेजोनेंस हाइब्रिड ये कह रहा है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। असल में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते ही रहते हैं, रुकते नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहेंगे तो आपका स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में पाई बॉन्ड की तरह घूमते हैं, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में भी घूमते हैं, इन दोनों के बीच में भी घूमते हैं, इधर भी घूमते रहते हैं पाई बॉन्ड की तरह, इधर भी घूमते हैं पाई बॉन्ड की तरह, और इधर भी घूमते हैं पाई बॉन्ड की तरह। तो अब देखो, आप इन सबको कनेक्ट कर दो अगर, है ना, वी कनेक्ट ऑल दीज, अपन इन सबको कनेक्ट कर दें तो एक कंटिन्यूस लोब मिल गया। मतलब एक अलग अलग इंडिविजुअल लोब्स की जगह कंटिन्यूस बड़ा सा लोब मिल गया जो रिंग के ऊपर है, और ऐसे ही एक लोब नीचे भी आएगा। तो
ये आपका, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए जब ये जो गोला होता है, इसलिए बेंजीन रिंग के ऊपर अपन इसको एक गोले की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे, जैसे ये रिंग का प्लेन अगर है तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों जगह कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में एनर्जी का कुछ डिफरेंस रहेगा भाई, ये अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और हर बार हम रियलिटी ड्रॉ भी नहीं कर पाते ऑन पेपर। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, कि इसमें ये जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम इसमें रेजोनेंस कहीं दिखा नहीं रहे। तो बिना रेजोनेंस के स्ट्रक्चर और विद रेजोनेंस रियलिटी में जो फर्क होगा एनर्जी में, उसको रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। बात समझ में आई? इसको यूज कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगा, बट कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब, ये बात समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह समझा देता हूँ कि आप इसको यूज कैसे करोगे। लिखो क्वेश्चन बच्चों, राइट डाउन अ क्वेश्चन। Heat of dissociation of benzene into its individual atoms is heat of dissociation of benzene into its individual atoms is 5535 kilojoule per mole. Full stop. The bond enthalpies of C single bond C, comma C double bond C, and C single bond H are 347.3, 615.0, and 416.2 kilojoule respectively. Full stop. Then the resonance energy for benzene will be, ये आपको बताना है। तो ये कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ आपको। तो या थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप खुद सॉल्व करना है। इसको एक बार लिख लो, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर आप ही बताना कि कैसे करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, लिख लिया सवाल? तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन इनटू इट्स इंडिविजुअल एटम्स इज 5535 किलोजूल पर मोल। मतलब इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं कि भाई बेंजीन है आपके पास, इसको आपने तोड़ा तो कितने कार्बन निकलेंगे? 6 कार्बन निकलेंगे और 6 हाइड्रोजन निकलेंगे। और इसका डेल्टा एच आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? +5535 किलो जूल पर मोल, यही दे रखा है। और आपको रेजोनेंस एनर्जी बतानी है बेंजीन की। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी मतलब कि आपका एक कैनोनिकल फॉर्म है, इससे बेंजीन पे आते हो तो जो डेल्टा एच होगा वो रेजोनेंस एनर्जी होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? यही सिखाया ना अभी अपने को कि कैनोनिकल फॉर्म से हाइब्रिड पे जाने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। सही है। और अपने को बोला है कि सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं। तो क्या मैं इसको तोड़ के यहां तक पहुंचने की एनर्जी लिख सकता हूं? जैसे मुझे दिख रहा है कि 3 सी सिंगल बॉन्ड सी टूट रहे हैं,
और 3 डबल बॉन्ड सी टूट रहे हैं, दिख रहा है ना भाई। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इधर डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, ये एच एच एच। तो यहां से अगर यहाँ जाना है तो इसका डेल्टा एच मैं नंबर कर देता हूँ, इसको डेल्टा एच वन कह देता हूँ, इसको डेल्टा एच टू। तो हो जाएगा 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एच। होगा कि नहीं होगा? अब इसके आगे डेटा पुट इन कर देते हैं। तो डेल्टा एच टू इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी सिंगल बॉन्ड सी कितना दिया था? 347.3 प्लस 3 इंटू, ये पहला वाला 3 था, दूसरा वाला भी 3 इंटू सी डबल बॉन्ड सी दिया था 615। तो 615 प्लस 6 इंटू सी सिंगल बॉन्ड एच दिया था 416.2। इस सब का टोटल डेल्टा एच टू कितना आ रहा है बच्चों? कोई बताएगा मुझे कैलकुलेट करके? मैं भी करता हूँ कैलकुलेटर को। तो 1041.9 प्लस 1845 प्लस 2497.2। तो डेल्टा एच टू कितना आ जाएगा? 1041.9 प्लस 1845 प्लस 2497 कितना आ रहा है ये? सही है मानसी। तो ये आ जाएगा 5384.1। और यूनिट क्या है भाई? यूनिट क्या थी? किलो जूल। ये डेल्टा एच टू आ गया। अब इसमें हेसेस लॉ अप्लाई कर देते हैं। कर दें क्या? कि यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में जो एनर्जी लगेगी वो बराबर लगेगी। कर दें या ऐसा कर दें यहां से यहां जाने में, बट इसको माइनस करना पड़ेगा फिर। ऐसा कर देते हैं अपन, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो नंबर भी कर देते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको डेल्टा एच ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देर फोर डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच टू। तो डेल्टा एच वन हमको पता करनी है, डेल्टा एच की वैल्यू है कितनी? 5535 किलो जूल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच टू इज 5384.1 किलो जूल। Therefore, delta H1 is equals to 5384.1 माइनस 5535 कितनी आ रही है बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी माइनस करके बताओ जरा। माइनस कितना? हिमांशी का जवाब आ रहा है, बस जब मैं पूछ रहा हूँ वो एक अकेली है जो रिप्लाई कर रही है, बाकी लोग करो कैलकुलेट तभी मैं बताऊंगा। इतना तो कर सकते हो, बाकी सब तो कर दिया तुम्हारे लिए इतना डिटेल में। हाँ सही है वेदेगा, हिमांशी का सही था। और लोगों के आंसर्स चाहिए मेरे को अभी। -150.9, वेरी गुड। यूनिट किलो जूल। सही है अमित। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको लिख लो। बट दिस इज हाउ यू कैन यूज रेजोनेंस एनर्जी। तो होगा क्या कि आपका जो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वो रेजोनेंस एनर्जी होगा। और ये हमेशा याद रखना कि नॉन रेजोनेटिंग से रेजोनेटिंग तक जाने में जो रिलीज होती है वो रेजोनेंस एनर्जी है। इसलिए अपन ने एरो यहां से यहां बनाया था कि अगर नॉन रेजोनेटिंग से रेजोनेटिंग जा रहे हैं तो जो रिलीज होगी डेल्टा एच वो रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, बिल्कुल। ये लो बेटा। समझ आया? ठीक है, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग अपने चैप्टर को यहीं रोक लेते हैं। इससे ज़्यादा थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको अभी के लिए। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत थ्योरी है, आप लोग आगे जाके और फ्यूचर में पढ़ सकते हो अगर कभी इंटरेस्ट आए आपको तो। बट अभी आपके लिए इतना काफ़ी है।